नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आपका बहुत स्वागत है। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जोड़ों में दर्द और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की। जोड़ों में दर्द आज एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। समस्या इसलिए भी गंभीर है क्योंकि हाल ही में इस समस्या से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ी है, जिनमें ज्यादा उम्र के लोग तो शामिल हैं, लेकिन साथ ही कम उम्र के लोग भी ज्वाइंट पेन के शिकार हो रहे हैं। इसलिए ये समस्या और भी ज्यादा अब गंभीर है, लेकिन आप इसके शिकार ना हो, इसलिए आज हम अपने प्रोग्राम में इस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि समस्या से आप कैसे बच सकते हैं। साथ ही ज्वाइंट रिप्लेसमेंट की पद्धति और इसके प्रकार और तरीकों के बारे में भी जानेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल से ऑर्थोपेडिक एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर सुशील शर्मा। डॉक्टर सुशील, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में। डॉक्टर सुशील, पहले आपसे हम यही समझना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जोड़ों में प्रॉब्लम्स तो कई तरह की होती है, लेकिन जोड़ बदलने की जरूरत कब पड़ती है? देखिए, जोड़ की समस्या आजकल बहुत आम हो चुकी है, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया, लेकिन हर पेशेंट को जोड़ बदलने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो हम प्रॉपर इवैल्यूएशन करते हैं, उसके एक्सरे कराते हैं। एक्सरे भी एक अलग अलग व्यू में और एक स्कैनोग्राम होता है, हम स्कैनोग्राम कराते हैं। स्कैनोग्राम का मतलब होता है पूरा फुल लेंथ एक्सरे कराते हैं मरीज का, और उसके बाद हम उसका मैकेनिकल एक्सेस, एनाटॉमिकल एक्सेस वो कैलकुलेशन करते हैं। अगर हम मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर डिग्री के से ज़्यादा नी में डैमेज हो चुका है, क्योंकि एक हर चीज़ के इवैल्यूएशन के हमारे पास एक वेज हैं, तो उस स्केल में हम रख के उस नी को देखते हैं। अगर लगता है कि मरीज की तकलीफ़ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, मरीज के जोड़ पैर मुड़ रहे हैं या एक्सरे वाइज उनको काफ़ी ज़्यादा डिफॉर्मिटी हो चुकी है, तभी हम ऐसे पेशेंट को जॉइंट रिप्लेसमेंट का एज ए कैंडिडेट चुनते हैं। नहीं तो हमारी पहले कोशिश ये होती है कि उस मरीज के जोड़ों को प्रिजर्व किया जाए, उस जोड़ों को बचाया जाए। तो वैसे जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत एडवांस हो चुकी है, जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी भी बहुत एडवांस हो चुकी है। तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि मरीज के जोड़ों को बचाया जाए सबसे पहले। बिल्कुल डॉक्टर सुशील, देखिए जोड़ों में कई तरीके की समस्याएं होती है और देखिए ये गंभीर सवाल है, क्योंकि आज की डेट में कम उम्र के लोग भी इसके शिकार हो रहे हैं। ऐसे में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो समस्याएं जोड़ों में होती है उसे हम कैसे रोक सकते हैं, क्या सावधानी हम बरतें? देखिए, कुछ दो प्रकार में मैं इसको डिवाइड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो होती हैं हमारे कंट्रोल में हैं और कुछ चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो हमारे कंट्रोल में है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि एक्सरसाइज करना और अपने जोड़ों को थोड़ा स्ट्रांग बनाना। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक मेडिकल में लॉ होता है, वुल्फ लॉ बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जितना हम जॉइंट में हम प्रेशर देते हैं, एक्टिविटी करते हैं, उतना वो जोड़ मजबूत होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा फ़र्ज बनता है अपने एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट लें, जो एक नॉर्मल हर व्यक्ति को मैं ये सलाह देता हूँ। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जोड़ों को इंजरी से बचाना। आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं, तो कोई अनड्यू एक्सरसाइज ना करें। आप अपने ट्रेनर से या अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही वो एक्सरसाइज का प्रोग्राम फिक्स करें। दूसरा चीज़ें जो होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है फैक्टर, वो कंट्रोल में फैक्टर नहीं है, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि एक सिस्टमिक डिसीज़ है और हमारे शरीर के सारे जोड़ों को अफेक्ट करती है। हमारे जोड़ पूरे उसमें ख़राब हो जाते हैं, चाहे घुटने के जोड़ हो, हिप जॉइंट हो। वैसी एवेस्कुलर नेक्रोसिस या एवियन की एक समस्या खास करके सिकल सेल के लोगों के मरीज में होती है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो छत्तीसगढ़ है या सेंट्रल इंडिया है, वो उसका एक कैपिटल है सिकल सेल एनीमिया का। तो प्रॉपर स्क्रीनिंग कराएं। स्क्रीनिंग के बाद हम कुछ डॉक्टर जो प्रिकॉशन बोलते हैं, अगर हम वो करें तो गठियाबात और सिकल सेल एनीमिया दोनों से ही हमारे जोड़ों का जो घिसाव है या जो उसकी जो क्षति होती है, हम कुछ हद तक रोक सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर सुशील, देखिए आज के डेट में कहा जाता है कि आपके बोन्स का, आपके हड्डियों का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरीके से हम देखें तो अगर हड्डियां हमारी स्ट्रांग नहीं है तो कई बार ये भी होता है कि हमें थकान जल्दी हो जाती है, बहुत सारी समस्याएं हमें होने लग जाती है। हम अपनी हड्डियों को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? ये सबसे पहले दो चीज़ मैंने ऑलरेडी मेंशन कर चुकी है। एक्सरसाइज जब भी हम एक एक्सरसाइज को कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन हम जब भी एक्सरसाइज जी बताएं। हम बिल्कुल डॉक्टर सुशील, तो जी एक्सरसाइज मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही ठीक हो सकता है। ज़रा आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि लोग लापरवाही बरतते हैं और वो एक्सरसाइज सही से नहीं करते हैं और अपनी रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल नहीं करते हैं। यही वजह होती है कि उनको फिर सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है। डेफिनेटली तो एक्सरसाइज करना और डाइट का बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी डाइट लेना का इसका मतलब होता है कि हमारी थाली में हम देखें तो एक पूरे 7 कलर्स दिखना चाहिए। जैसे स्पेक्ट्रम होता है इंद्रधनुष का, वैसे सारे कलर दिख रहे हैं, तो आपके सारे न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आपके शरीर को आपको स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होते हैं, वो हमको मिलते हैं। तो एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट, दिस 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक आप कॉमन अभी सुनते होंगे विटामिन डी।
विटामिन डी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। विटामिन डी ऑल्दो हमारे शरीर खुद निर्माण करता है, सन की प्रेजेंस में सूरज जब हमारी स्किन में पड़ता है तो विटामिन डी का निर्माण हमारा शरीर खुद करता है। लेकिन आजकल के जो एटमॉस्फेयर, आजकल जो लोग आप देखते होंगे कि फुल शर्ट पहनते हैं, मोस्टली कार में ट्रैवल करते हैं, कार में ट्रैवल करने के बाद अपने ऑफिस में बैठ जाते हैं, तो हमारा सन का एक्सपोजर बहुत कम हो गया है। और होता भी है तो हम पूरे कवर्ड रहते हैं, और जो अल्ट्रावायलेट रे हमारे शरीर में आनी चाहिए वो हमारे कवर्ड क्लॉथ के कारण हमारे शरीर की स्किन पे नहीं पाती, जिसके कारण कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। तो विटामिन डी का एस्टिमेशन कराना, विटामिन डी की कमी को पूरा करना भी बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अगर विटामिन डी कम मात्रा में है या डेफिशिएंट है तो भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रख के हम अपने जोड़ों को रखरखाव और उसका बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही सामान्य और सरल शब्दों में आपने बताया। मुझे लगता है कि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो अब लापरवाही नहीं बरतेंगे। डॉक्टर सुशील, देखिए हमारा आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही यही है कि जॉइंट प्रिवेंशन सर्जरी। इस सर्जरी के बारे में बताइए, सर्जरी क्या होती है, कैसे की जाती है, कब इसकी ज़रूरत पड़ती है? देखिए, जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट सर्जरी मानी जाती है, जो कि अभी मेडिकल साइंस में काफ़ी हमारा पहला उद्देश्य और पहला कोशिश ये रहती है कि कोई भी मरीज हमारे पास आए तो हम उसके जोड़ों को कैसे बचाएं। अगर कुछ हद तक हम उसके जोड़ों को बचा सकते हैं तो हमारा पहला प्रयास यही होता है, चाहे वो दवाइयों के माध्यम से हो या सर्जरी के माध्यम से हो। बेसिकली नी और हिप दो एक मेजर जॉइंट होते हैं हमारे शरीर के, जो कि अर्थराइटिस या किसी भी समस्या से सबसे पहले अफेक्ट होते हैं, क्योंकि ये दो जॉइंट जो होते हैं वेट बीरिंग जॉइंट्स हैं। मैक्सिमम बॉडी का वेट इन दोनों जॉइंट से होके जाता है। तो नी हिप में प्रिजर्वेशन की बात करूं तो एक सर्जरी बहुत कॉमनली होती है, और अगर अच्छे हाथों से की जाए, अच्छी प्लानिंग के साथ की जाए तो हम घुटनों को, जोड़ों को बचा सकते हैं, जिसे कहते हैं हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी, HTO। HTO एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी, लेकिन सर्जरी के पहले प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट्स ऑल्दो इट लुक्स वेरी सिंपल बट वेरी स्किलफुल सर्जरी। हम मरीज के प्रॉपर मैकेनिकल एक्सेस देखते हैं। अगर एक्सेस डिविएट हुआ है, एक्सेस अगर नॉर्मल जिस एक्सेस से वेट जाना चाहिए अगर वो डेविएट हुआ है तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है। पहले हम स्कैनोग्राम लेते हैं, मरीज का पूरा फुल बॉडी का लेंथ का एक्सरे लेते हैं। उस स्कैनोग्राम को हम अपने एक सॉफ्टवेयर में डाल के एग्जैक्टली एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं कि नॉर्मल कितना होना चाहिए और डिविएशन कितना हुआ है। बेस्ड ऑन दैट कैलकुलेशन हम कितना बोन का कट लेके उसके, जैसे कि ये नी की बात करूं, मैं मॉडल की बात करूं तो हम एग्जैक्टली एक कैलकुलेशन एंगल करने के बाद नी के अंदर के हिस्से में एक कट लेते हैं। कट लेने के बाद उसको एलिवेट करके उसके मैकेनिकल एक्सेस को हम बिल्कुल अलाइन करके प्लेट के द्वारा फिक्स कर देते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि मरीज का मैकेनिकल एक्सेस बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, जो मरीज को चलने फिरने में दर्द होता था वो कम हो जाता है, और मरीज का इस एबनॉर्मल मैकेनिकल एक्सेस के कारण जो घिसाव होता है वो रुक जाता है। ये तो हुआ नी प्रिजर्वेशन सर्जरी के बारे में। हिप में भी प्रिजर्वेशन सर्जरी हम करते हैं। हिप में प्रिजर्वेशन सर्जरी जो सेंट्रल इंडिया में शायद मेडिशाइन हॉस्पिटल में सिर्फ मेरे द्वारा ही की जाती है, जिसको हम ऑस्ग्रो कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सिकल सेल एनीमिया की बहुत ज़्यादा संख्या में मरीज मिलते हैं, जिसके कारण उनको एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस। एवेस्कुलर का मतलब होता है खून का प्रवाह कम हो जाना किसी जोड़ों में, जिसके कारण हमारे जो जोड़ होते हैं वो भुरभुरे होने लगते हैं, स्पेशली हिप जॉइंट। तो ऑस्ग्रो एक ऐसी पद्धति है कि हम मरीज के ही जॉइंट का, मरीज से हम बोन मैरो निकालते हैं, और ऑस्टियोब्लास्ट नामक एक सेल जो कि हड्डी बनाने की एक यूनिट होती है, बेसिक यूनिट, जैसे कि किसी बिल्डिंग को बनाने में ईंट उसकी बेसिक यूनिट होती है, वैसे ऑस्टियोब्लास्ट नाम की सेल एक बेसिक यूनिट होती है। हम उस ऑस्टियोब्लास्ट को उस जगह से हम जो हमारे बोन मैरो से सेग्रीगेट करते हैं, स्पेशल लैब में एक भेजते हैं हम इस बोन मैरो को, और एक पर्टिकुलर संख्या में होने के बाद 48 to 49 मिलियन जब ऑस्टियोब्लास्ट की संख्या हो जाती है, दोबारा उस लैब से हमारा वो प्राप्त होता है, हमारे को सैंपल एक स्पेशल टेक्निक से वो हमको ट्रांसफ़र करते हैं, और सेकेंड सर्जरी में मरीज के हिप जॉइंट में एक होल करते हैं, और अंदर के जो ख़राब जो डैब्रीज हैं, जो ख़राब बोन हो चुकी है, उसको हम क्यूरेट करके निकाल के फिर ये ऑस्टियोब्लास्ट अंदर हम इम्प्लांट कर देते हैं। और जो ऑस्टियोब्लास्ट हम अंदर इम्प्लांट करते हैं वो मरीज का ही ऑस्टियोब्लास्ट होती हैं, और वो ऑस्टियोब्लास्ट नई हड्डियाँ बनाती हैं और उस जोड़ को आगे डैमेज होने से रोकती है, और इस प्रकार से हिप का प्रिजर्वेशन संभव हो जाता है। बिल्कुल, इस पूरी सर्जरी की प्रक्रिया आपने प्रोसेस बहुत ही अच्छे तरीके से बताई। डॉक्टर सुशील, देखिए जैसे कि हमने पहले भी ये कहा था कि जोड़ों में दर्द की कोई उम्र नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो किसी भी उम्र में हो जाती है, लेकिन जोड़ों की कोई उम्र, अगर बात करें इलाज की, तो इसके लिए आप किस तरीके की किस उम्र में इलाज प्रोवाइड करवाते हैं? क्योंकि देखिए कई बार हमने देखा है कि बहुत ही कम उम्र में लोग इस समस्या से जूझते रहते हैं। जी, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ एबनॉर्मल कंडीशन होती है। नॉर्मल ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होती है वो किसी भी उम्र के, जो नॉर्मल 60-65 के ऊपर ये देखने को मिलता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, या महिलाओं में 50-55 एज के बाद। लेकिन कुछ
एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि गठियावाद है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, सिकल सेल एनीमिया है, या कुछ अन्य कारण से जिसमें कि मरीज के जोड़ एक अर्थराइटिस होती है जिसके जुवेनाइल रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। जुवेनाइल का मतलब यंग एज में हो जाती है। तो ऐसे मरीज 18, 19, 20 साल के मरीज के जोड़ खराब हो जाते हैं। मैंने जो अपने यंगेस्ट मरीज जिनका मैंने रिप्लेसमेंट किया 18 साल की उम्र के मरीज का, तो कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन जो हमारे बस में नहीं है, अगर ऐसी स्थिति में अगर मरीज को उसका सामना करना पड़ता है तो हमारा सबसे पहले एम होता है मरीज को मोबाइल बनाना। अगर वो मरीज चल नहीं पा रहा है, जोड़ उसके पूरे ख़राब हो चुके हैं, तब उस स्थिति में एज को ना देखते हुए हम मरीज का डिमांड देखते हैं, क्या हम सर्जरी करके मरीज को फिर से उसकी एक्टिविटी लेवल पे ला सकते हैं क्या। क्योंकि एक यंग एज होती है जो प्रोडक्टिव एज होती है, अगर उस एज में मरीज बिस्तर में पड़ा हुआ है और अनप्रोडक्टिव हो गया है तो शायद उसके लिए भी उसकी लाइफ और समाज के लिए वो एक बोझ बन जाता है। तो हमारा कोशिश होता है मरीज को मोबाइल बनाएं, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज। अगर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है तो हम रिप्लेसमेंट प्रेफर करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर सुशील, देखिए आपने ये तो बता दिया कि जोड़ों को कब बदलना पड़ता है, कब सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सबसे नई तकनीक बताइए। देखिए अभी मेडिकल साइंस बहुत एडवांस किया, डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती हैं। तो जोड़ न्यू रिप्लेसमेंट की मैं बात करूं, एडवांसमेंट इन जॉइंट रिप्लेसमेंट, नी जॉइंट में अभी हमारे पास जैसे हम नेविगेशन, रोबोटिक सर्जरी हम मेडिशाइन में यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही एक मरीज के स्पेसिफिक इम्प्लांट भी बनने लगे हैं। मरीज के स्पेसिफिक इम्प्लांट मीन हर मरीज की एक टिपिकल एनाटॉमी होती है, तो पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट भी बनने लगे हैं। नेविगेशन या रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से बहुत हम एक्यूरेट तरीके से सर्जरी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि एक मैकेनिकल एक्सेस या किनेमेटिक अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉपर अलाइनमेंट में जोड़ को फिक्स करना, तभी हम उसकी जोड़ की आयु को बढ़ा सकते हैं, जो आर्टिफिशियल जॉइंट की। तो रोबोटिक सर्जरी या नेविगेशन के माध्यम से हम एग्जैक्टली अलाइनमेंट में हम नए जोड़ों को प्रत्यारोपित करते हैं, ताकि मरीज को छोटे से चीरे में, छोटे से कम ब्लड लॉस में मरीज की सर्जरी हो सके, और जो हमने नया इम्प्लांट लगाया है उसकी लॉन्गेविटी ज़्यादा रहे। कुछ और सर्जरी के एडवांसमेंट है, जैसे कि भी नी रिप्लेसमेंट में बात करूं तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट भी होता है। जैसे कि इस जॉइंट में इस पर्टिकुलर जो मॉडल दिख रहा है इसमें पूरा कंप्लीट टोटल नी रिप्लेसमेंट है, लेकिन अगर मरीज का सिर्फ एक हिस्सा ख़राब हुआ है तो सिर्फ उस पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के माध्यम से उस सिंगल एक हिस्से को हम बदलते हैं, ताकि बाकी हिस्सा उसका प्रिजर्व रहे। तो इस प्रकार से एक बहुत सारी नई नई टेक्निक आए हैं। इम्प्लांट्स बहुत अच्छे हैं, जैसे कि आप इस मॉडल में देख रहे हैं, इस कॉल्ड गोल्ड इम्प्लांट। तो ये इस गोल्ड इम्प्लांट की आयु बहुत रहती है, 30 to 32 ईयर्स तक इस गोल्ड इम्प्लांट की लॉन्गेविटी रहती है। कुछ मरीज जिसमें कि नॉर्मल जो कोबाल्ट क्रोम यूज़ होता है उससे अगर एलर्जी है तो उस केस में भी हम ये गोल्ड इम्प्लांट यूज़ करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर सुशील, देखिए कई बार ये होता है कि पेशेंट को अंदर से ये डर होता है कि सर्जरी के बाद क्या वो नॉर्मल लाइफस्टाइल में अपने आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, जैसे वो पहले रहते थे आराम से अपनी ज़िंदगी में घूमते फिरते, क्या वो ऐसे आगे रह पाएंगे या फिर नहीं। अगर मैं बात करूँ सर्जरी की, तो क्या सर्जरी के बाद यानी कि जोड़ों को बदलने के बाद कितने टाइम तक वो सर्वाइव कर सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल में कैसे वापस आ सकते हैं? देखिए लॉन्गेविटी एक सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि एक मिथ होता है, शायद पहले जो सर्जरी होती थी या मुझे कुछ फेलर केस भी हुए होंगे जो कि एग्जाम्पल बन जाते हैं। हमारे एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि हम नेगेटिविटी को पहले देखते हैं, तो कुछ अगर फेलर केस हैं वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड बन जाते हैं। अटल बिहारी जी का वाजपेयी जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी की सर्जरी हुई थी, तो उसके बाद लोगों को लगा कि वो सर्जरी बहुत सक्सेसफुल नहीं होती, लेकिन उनको कुछ मेडिकल कॉज थे जिसके कारण उनका नी रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन आज के एरा में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी मानी जाती है। बहुत सारे मरीज जो मेरे आते हैं, चल नहीं पाते, स्ट्रेचर में या व्हील चेयर में आते हैं, और सर्जरी के हम दूसरे दिन से उनको चलाना चालू कर देते हैं, या सुबह सर्जरी करते हैं तो शाम को उनको हम चलाना चालू कर देते हैं। आज यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ में, कुछ अमेरिकन कंट्रीज़ में तो डे केयर सर्जरी जैसा एक ट्रेंड हो गया है। सुबह हम सर्जरी होती है मरीज की, शाम को उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो इस बिकॉज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द नेविगेशन, रोबोटिक सर्जरी, ये सर्जरी बहुत सक्सेसफुल सर्जरी हो गई है। इस मिराकुलस सर्जरी, मरीज जो चल नहीं पाता दूसरे दिन से वो चलने लगता है, दर्द रहित चलने लगता है, अपनी सारी एक्टिविटी कर सकता है। तो एक जो मिथ था कि ये सर्जरी करने से शायद हम और नहीं चल पाएंगे, शायद ये एक मिथ है और ये पूर्णतः गलत जानकारी है। बिल्कुल, तो ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन भी था लोगों के लिए और मिथ भी था, जैसे कि आपने कहा, क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग हमेशा डर जाते हैं, वो सर्जरी सुनते ही डर जाते हैं। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है एक ऐसा एग्जाम्पल देना जिससे उनका डर खत्म हो जाए। डॉक्टर सुशील, देखिए आपने ये तो बताया कि जो पेशेंट है वो बहुत ही जल्दी अपनी रूटीन में आ जाते हैं, लेकिन क्या उन्हें किसी प्रकार की सावधानी बरतनी पड़ती है या फिर जो वो डेली रूटीन में अपने काम करते हैं वो कर सकते हैं?
एक हर चीज़ का एक रिहैबिलिटेशन का हमारा प्रोटोकॉल है, चाहे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद एक प्रोटोकॉल फिक्स रहता है कि इतने इतने ड्यूरेशन में मरीज को सर्जरी के 1 हफ्ते बाद क्या करना है, 2 हफ्ते बाद करना है, 3 हफ्ते बाद क्या करना है। नॉर्मल रिकवरी टाइम होता है 3 वीक्स होता है। मान लो मरीज चलना तो नेक्स्ट डे से चालू हो जाता है, लेकिन एक चूँकि सर्जरी होती है तो कंप्लीट रिकवरी में अप्रॉक्सीमेटली 3 वीक्स का टाइम लगता है। और मरीज पहले हफ्ते से ही वो सीढ़ी चढ़ना, उसके बाद हम साइकिल चलाना, कार ड्राइव करना, तीसरे हफ्ते तक वो मरीज अपनी सारी एक्टिविटी कर सकता है। बहुत सारे मेरे मरीज ऐसे हैं, यंग मरीज जो 18 साल का बच्चा है, वो सर्जरी के 1 महीने बाद से वो ट्रैक्टर चालू चलाना कर दे, क्योंकि फार्मर बैकग्राउंड का था, मोटरसाइकिल चलाना, जॉगिंग करना, तो सब कुछ पॉसिबल है। क्रॉस लेग बैठना, हाँ नी रिप्लेसमेंट के बाद हम कुछ हद तक कुछ प्रिकॉशन कहते हैं, क्योंकि आपका एक आर्टिफिशियल जॉइंट है, आप थोड़ा सहज के रखेंगे तो लंबे समय तक ये जॉइंट आपको साथ दे सकता है। एक्सेप्ट फ्यू एक्टिविटी मरीज अपनी सारी दिनचर्या आराम से कर सकता है, चाहे वो दौड़ना हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में वापस आना हो, कार चलाना हो, हैवी व्हीकल चलाना हो, तो मरीज अपनी सारी दिनचर्या जो पहले कर सकता था सब कुछ उसी तरीके से इंटेंसिटी से कर सकता है। बिल्कुल, मतलब इतना तो क्लियर है कि उनके रूटीन में कोई चेंजेस नहीं होगा, उनकी लाइफ बिल्कुल पहले की तरह सामान्य नहीं रहेगी। डॉक्टर सुशील, देखिए आज की डेट में लोगों की लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है ना कि वो अपनी हेल्थ पे भी ध्यान नहीं देते हैं, और वो किसी भी सर्जरी, किसी भी ऑपरेशन के पहले उनका पहला सवाल ये होता है कि उन्हें हॉस्पिटल में कितना टाइम रहना पड़ेगा। तो इस सर्जरी के बाद उन्हें कितने दिन तक एडमिट किया जाता है, कब उन्हें लीव कर दी जाती है? देखिए सर्जरी एडवांस ऑफ सर्जरी है, नेविगेशन से, स्मॉल इंसिशन से सर्जरी होती है, तो हम मरीज को सिर्फ 3 डे का हॉस्पिटल स्टे करते हैं। फर्स्ट डे सर्जरी, सेकंड डे हम उसको चलाना चालू करते हैं, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चालू कर देते हैं, और थर्ड डे मरीज को हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो अगर बायलेटरल भी हम सिंगल स्टेज में करते हैं, अगर मरीज मेडिकली फिट है, जो हमारी क्राइटेरिया में है वो बैठता है, फिक्स होता है, तो दोनों नी रिप्लेसमेंट या दोनों हिप रिप्लेसमेंट हम सिंगल सिटिंग में करते हैं। तो ऐसी केस में हम 1 डे एक्स्ट्रा मरीज को हम हॉस्पिटल में रखते हैं, अदरवाइज थर्ड डे मरीज का हॉस्पिटल से छुट्टी हम कर देते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर सुशील, आपके हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूँ मेडिशाइन की, तो यहाँ पर इस सर्जरी को लेकर क्या सुविधाएं हैं? देखिए मेरे पास नेविगेशन रोबोटिक सर्जरी है, तो एक स्मॉल इंसिशन में हम सर्जरी कर सकते हैं। ब्लड लॉस बहुत कम होता है मरीज का, सेम डे से हम मरीज को चलाना चालू कर देते हैं, और एक बहुत अच्छा एक रिहेबिलिटेशन, हमारे यहाँ जो रिहेबिलिटेशन सेंटर भी है, मेडिशाइन हॉस्पिटल में काफ़ी वेल डेवलप्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर है। तो मरीज को हम घर जाके भी अगर उसको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है तो हम एक ट्रेंड स्टाफ मरीज को जाके रोज़ एक ट्रेनिंग देता है घर जाकर भी, और मरीज बहुत जल्दी अपनी दिनचर्या में वापस आ जाता है। और जहाँ तक कॉस्ट का सवाल है, तो हमारी कोशिश होती है कि मिनिमम कॉस्ट में मरीज को हम बेस्ट सर्जिकल चीज़ें और उसका आउटकम ऑफर करें। बिल्कुल। डॉक्टर सुशील, देखिए आपने अब तक कई सारी सर्जरीज की है, मुझे लगता है कि अब गिनती भी नहीं की जा सकती है, और आपने कई तरीके के पेशेंट को डील भी किया होगा। अगर मैं बात करूं कि कोई ऐसी सर्जरी जो आप हमारे साथ, कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ जो आप शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए सर्जरी इतनी आसान होती नहीं है, लेकिन आप एक्सपर्ट है तो आपके लिए ज़रूर वो आसान होगी, इसलिए हमें समझना चाहते हैं कि कोई जोखिम इसमें होते हैं? जोखिम तो देखिए हर कोई भी सर्जरी हो तो जोखिम तो रहता है। एक लिटरेचर में परसेंट फिक्स होता है कि इतनी सर्जरी करेंगे 100 में से इतने लोगों को ये कॉम्प्लिकेशन होगा, तो वो ऑटोमेटिक जितनी ज़्यादा आप सर्जरी करेंगे उतना कॉम्प्लिकेशन आप फेस करना इसलिए पड़ेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशन हर किसी को कुछ ना कुछ होना है। आप यहाँ से रोड से आप अगर जा रहे हैं, पास के किसी शहर में जा रहे हैं, तो एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है। तो वैसे ही सर्जरी कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन किसी के साथ हो सकता है। हर सर्जरी में कुछ एक कॉम्प्लिकेशन, नियत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अब वो 100 में से 2 लोगों को वो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि 2 में कोई भी पेशेंट उसमें उस कैटेगरी में फॉल हो सकता है। लेकिन हमारी कोशिश और हमारा एक स्टैंडर्ड फिक्स हमने किया हुआ है, सारी जो प्री मेडिकल चेकअप कराना, मरीज को पोस्ट सर्जिकल उसका जो केयर होना वो करना, तो कोशिश ये रहती कि कॉम्प्लिकेशन की दर हमारी 0 हो। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में एक ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन होता है, मोस्ट ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन मैं बोलूँगा वो होता है इन्फेक्शन। अगर ओटी की कंडीशन आपकी अच्छी नहीं है, आपकी सर्जिकल टेक्निक में कुछ कहीं कमी है, तो अगर जॉइंट रिप्लेसमेंट के मरीज को अगर इन्फेक्शन होता है तो एक बहुत ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन होता है। तो अगर इसलिए जब भी सर्जरी का हमको प्लान करना है, एक ऐसे सेंटर में प्लान करें जहाँ पे सारी अच्छी मॉडर्न सुविधाएं हैं। किसी भी आजकल पेरीफेरी में भी सर्जरी होने लगी है जॉइंट रिप्लेसमेंट, लेकिन वो स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया जाता है। तो NABH एक्रीडिटेड हॉस्पिटल है, कोशिश करें आप वहाँ जाके सर्जरी कराएं, और एक जो सर्जन का एक्सपीरियंस ज़रूर आप देखें कि वो कितनी सर्जरी पहले कर चुका है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक्सपीरियंस काउंट्स। बिल्कुल, एक्सपीरियंस मैटर करता है, शायद यही वजह है कि ऐसा कहा जाता है। डॉक्टर सुशील, देखिए आपने इतनी सारी सर्जरीज की, आपने नई तकनीक के बारे में भी हमें जानकारी दी, लेकिन क्या मान सकते हैं हम कि भारत में जो तकनीक है अभी सर्जरी को लेकर वो इंटरनेशनल लेवल की है? जी डेफिनेटली। इंडिया में हम कॉन्फ्रेंसेस में मैं
ऑल इंडिया जो हमारा इंडियन ऑर्थोप्लास्टी एसोसिएशन है उसका मैं एक एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ। तो सारी कॉन्फ्रेंसेस में मैं जाता हूँ, कंडक्ट कराता हूँ। तो जो एक लेवल देखते हैं, हमारे फॉरेन से भी फैकल्टीज़ आती हैं, तो उनका एक्सपीरियंस और हमारे यहाँ के सर्जन, हम लोग जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कहीं कोई डिफरेंस नहीं लगता। सारी टेक्निक जो वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में है, चाहे वो यूएस हो चाहे वो यूरोप हो, वो टेक्निक हमारे इंडिया में भी है। बस कमी है एक लोगों में अवेयरनेस की, लोगों में समझने की, और एक प्रॉपर रजिस्ट्री सिस्टम की। ये हम हमेशा अभी हम लैक करते हैं कि हम अपने एक्सपीरियंस को प्रॉपर डेटा रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ थोड़ा पुअर है, हम अपने रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं कर पाते। तो इस कारण से शायद हमारा जो वर्क है वर्ल्ड लेवल पे उतना ऑथेंटिकली हम पब्लिश नहीं कर पाते। लेकिन मैं काम की बात करूं, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत है, तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ सर्जरी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ कमी होती है हम प्रॉपर अपने डेटा को रजिस्टर करने की। तो जिस दिन वो डेटा प्रॉपर रजिस्ट्री चालू हो जाएगी तो हम वर्ल्ड के लीडर हो जाएंगे जॉइंट रिप्लेसमेंट में भी। बिल्कुल डॉक्टर सुशील, देखिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारा देश इस तकनीक में बहुत आगे बढ़े, और क्योंकि देखिए आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ हमारे दर्शक होंगे जो घुटने और जोड़ों के दर्द से जूझ रहे होंगे, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मेरी सलाह है कि आप जो स्वस्थ हैं उनके लिए सलाह है कि स्वस्थ बने रहने के लिए थोड़ी सी आपको तपस्या करनी होगी। तपस्या बहुत छोटी सी है, आप डेली एक्टिविटी में अपने एक्सरसाइज को शामिल कीजिए, चाहे आप वॉक करें चाहे साइकिलिंग करें, लेकिन इन चीज़ों को और अपने एक्सरसाइज के साथ साथ एक अच्छी डाइट, क्योंकि वेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेट बढ़ना, ओबेसिटी होना, एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा का अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं जॉइंट के को भी डैमेज करता है, क्योंकि पर केजी बॉडी वेट आपके जॉइंट में जो लोडिंग है वो 10 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वेट को कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट लें, तो आपका जोड़ों का जो घिसना है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। और जो ऑलरेडी इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट या अपने डॉक्टर से सलाह लें। फिजियोथेरेपी करने से काफ़ी हद तक आपका दर्द कम हो सकता है। अर्ली स्टेज में अगर आप है, आपका ग्रेड स्टेज 1 में, स्टेज 2 में है, तो कुछ विस्को सप्लीमेंट्स भी होते हैं, या पीआरपी नाम का एक इंजेक्शन होता है आपके, जिसको आप ही के ब्लड निकाल के उसके कुछ तत्व को सेग्रीगेट करके आपके नी में इंजेक्ट किया जाता है, जिसके जो उसका इफेक्ट होता है वो जॉइंट को डैमेज को हील करता है। तो ये आप करा सकते हैं। नहीं तो अगर आपका टर्मिनल स्टेज में है तो डेफिनेटली आपके जो अच्छे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं उनसे सलाह लें और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी को अडॉप्ट करें। आपको 100% इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल डॉक्टर सुशील, देखिए सर्जरी के बाद आपने कहा कि ज़्यादा टाइम आपको हॉस्पिटल में नहीं देना पड़ेगा, आप अपनी रूटीन में आ सकते हैं, लेकिन देखिए कुछ सावधानी तो मुझे लगता है कि लोगों को बरतनी चाहिए। लेकिन आजकल लोग इतने लापरवाह हो चुके हैं अपनी हेल्थ को लेकर, मुझे लगता है कि अगर आप ही उनसे कहेंगे कि देखभाल ज़रूरी है तो शायद वो मानेंगे। तो ज़रा बताइए कि सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी या फिर बाकी देखभाल के लिए उन्हें कितना समय देना पड़ेगा और क्यों रखनी चाहिए उन्हें? देखिए, सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी का रोल, स्पेशली द नी जॉइंट, हिप जॉइंट में भी डेफिनेटली है रिहेबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी का रोल, बट नी जॉइंट में कुछ हद तक ज़्यादा होता है, क्योंकि हमको मसल को स्ट्रेंथन करना है और रेंज को वापस लाना है। हमारी अगर ऑपरेशन के पहले की रेंज हम कैलकुलेट करते हैं कि मरीज के ऑपरेशन की पहले की रेंज कितनी है, तो हमारी कोशिश रहती है कि डे 1 या 2 से उतनी रेंज जो पहले की, अगर 90 डिग्री या 100 डिग्री तक वो नी घुटने मोड़ सकता है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि वो 90 to 100 डिग्री डे 1 या डे 2 में मरीज रिज्यूम कर ले। और 100% रिज्यूम करने के लिए हमारे पास एक प्रोटोकॉल होता है, 2 से 3 हफ्ते में वो 120 या 130 डिग्री का वो फ्लैक्शन नी का कर सके। तो इसके लिए एक सिंपल से फिजियोथेरेपिस्ट की आपकी सलाह लेने की ज़रूरत होती है। वो आएगा, आपको एक एक्टिव फिजियोथेरेपी कराएगा, और इससे आपको डेफिनेटली आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग और रेंज ऑफ मूवमेंट जो आपकी कम है वो वापस रिगेन हो जाती है। बिल्कुल डॉक्टर सुशील, देखिए आपको काफ़ी लंबा अनुभव रहा है, इसलिए हम आपसे भी एक बार ये जानना चाहते हैं कि आपकी जितनी भी सर्जरी उसका कोई अनुभव आप हमारे साथ अगर साझा करना चाहते हैं, कोई जटिल या फिर कोई खास, क्योंकि कई बार होता है कि हमारे काम में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो शायद हम हमेशा याद रखते हैं। डेफिनेटली एक जैसे हिप रिप्लेसमेंट एक मैंने किया था, बच्चा था, वो लगभग उसकी एज थी 18 साल, और उसको CDH बोलते हैं, कंजेनाइटल डेवलपमेंट डिस्प्लासिया था बच्चे को हिप जॉइंट का, और बहुत टैलेंटेड बच्चा है, वो था, वो है स्टिल। तो वो चलने में वो बिल्कुल चल नहीं पाता था, स्कूल नहीं जा पाता, तो उसके पेरेंट्स बस्तर का सुगम क्षेत्र का था, वो बस्तर के काफ़ी रिमोट एरिया का था। वो बच्चा आया तो मैंने उसको एग्जामिन किया, बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरी थी। मैंने भी सोचा कि करूं कि नहीं, हाथ डालूं कि नहीं सर्जरी में। फिर मैंने बच्चे से पूछा तो बच्चा कहे नहीं सर मुझे ठीक होना है, मुझे फिर से चल के स्कूल जाना है। तो मैंने बच्चों के जो बच्चे के पेरेंट्स हैं उनसे मैंने काउंसलिंग की, बात की, बोले सर हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। काफ़ी जटिल सर्जरी थी, उसकी हिप जॉइंट काफ़ी ऊपर चढ़ा हुआ था और वो बचपन से था। तो मैंने सर्जरी के लिए अपने आप को पूरा प्रिपेयर किया। सर्जरी में काफ़ी 5 से 6 घंटे लगे, और उसमें बहुत डिफ़िकल्ट स्टेप्स होते हैं जिस कॉम्प्लेक्स सर्जरी में, और
थोड़ा सा मुझे भी फियर था, लेकिन ईश्वर साथ था और शायद मरीज का विश्वास था कि मैंने वो सर्जरी बहुत सक्सेसफुल की। उसका वीडियो नेक्स्ट टाइम कभी हो तो आपको शेयर करूंगा। और दूसरे तीसरे दिन से मरीज वो चलने लगा। आज भी आता है, जब भी वो रायपुर आता है मुझसे मिलने ज़रूर आता है। और एक उसकी खुशी और उसकी जो चाल देख के, नॉर्मल गेट देख के मुझे जो संतुष्टि मिलती है, शायद वो किसी भी चीज़ से नहीं मिल सकती। बिल्कुल, ये बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल दिया और मुझे लगता है कि इस एग्जाम्पल से हमें ये भी एक सीख मिलती है कि डॉक्टर तो आपके साथ अच्छे से रहते ही हैं, वो तो आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि पेशेंट भी उन्हें विश्वास दिखाए, अपना जो मोटिवेशन है वो उन्हें दिखाए, जिससे दोनों ही कॉपरेट करेंगे तो शायद सर्जरी सक्सेसफुल हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट का कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। डॉक्टर सुशील, देखिए आपने बहुत सारी जानकारियाँ हमें शेयर की है इस सर्जरी को लेकर के, और जोड़ों के दर्द से कैसे बच सकते हैं, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आपने तमाम चीज़ें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।